गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोर्स थ्री के यूनिट 5 में हम लोग चर्चा कर रहे थे विशिष्ट बालक की। विशिष्ट बालक कौन है, इस सब की चर्चा हम लोगों ने की है विस्तार से पिछली कक्षाओं में। विशिष्ट बालक जो सामान्य बालक से या तो अधिक काम करते हैं या सामान्य बालक से कम काम करते हैं, वो सभी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। सामान्य बालक से कम काम करें या सामान्य बालक से अधिक काम करें, ये विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। और तो विशिष्ट बालक के लक्षणों के भी विशिष्ट बालक के लक्षणों में पहला लक्षण डिस्लेक्सिया, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली कक्षा में की थी। डिस्लेक्सिया जो बोलने में दिक्कत हो, भाषा में दिक्कत हो, हकलाते हों, है ना, सही जिनकी एक बार में काम नहीं हो पाता है ना, अक्षर पढ़ने में, बर्तनी लिखने में, बोलने में जो दिक्कत आती है, ये डिस्लेक्सिया के लक्षण हैं। आज हम ऑटिज्म की चर्चा करते हैं। ऑटिज्म से आप लोगों ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देखा होगा ऑटिज्म बच्चों को, है ना। ऑटिज्म एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक शब्द है। ऑटो लिख से परस्पर सामाजिक अन्योन्य क्रिया एवं संचार के प्रारूपों में गुणात्मक असामान्यता तथा संकुचित रुचियों एवं क्रियाओं का पुनरावृत्ति संग्रह इस वर्ग की विशिष्टता है। सभी स्थितियों एवं अवस्थितियों में ये विशेषताएं व्यक्ति की कार्य प्रणाली में व्याप्त रहती हैं। ऑटिज्म में परस्पर सामाजिक अन्योन्यायी क्रियाओं एवं संचार के प्रारूपों में गुणात्मक असामान्यता तथा संकुचित रुचियों एवं क्रियाओं का पुनरावृत्ति संग्रह इस वर्ग की विशिष्टता है। सभी स्थितियों एवं अवस्थितियों में ये विशेषताएं व्यक्ति की कार्य प्रणाली में व्याप्त रहती है। यद्यपि इनकी मात्रा में अंतर हो सकता है, लगभग सभी पीड़ितों में विकास की ये असामान्यताएं शैशवावस्था से ही मौजूद रहती हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर यह विकार प्रथम 5 वर्षों के अंदर ही प्रदर्शित हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है, पर बहुधा ऐसा होता है कि कुछ मात्रा में सामान्य संज्ञानात्मक कमियां भी विद्यमान हो, पर इस विकार की व्याख्या व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में ही की जाती है। मानसिक आयु के अनुसार अपेक्षित व्यवहार की तुलना में व्यवहार की विसंगतियां इस वर्ग की विशेषता है। इस वृहत वर्ग में कौन कौन से उपवर्ग सम्मिलित हैं, जैसे बाल्यावस्था स्वलीनता। इस विकार की पहचान सबसे पहले 1980 ईस्वी में की गई थी। स्वलीन विकार ऑटोमेटिक डिसऑर्डर में इसे ऑटोमेटिक डिसऑर्डर में बताया गया है। और इसके पश्चात ये 12 या 15 वर्ष के बच्चों के प्रति 10,000 बच्चों में से 4 या 5 बच्चों पर प्रदर्शित होते हैं। इसके पश्चात बालक 12 या 15 वर्ष के प्रति 10,000 बच्चों में 4 या 5 बच्चों पर प्रदर्शित 4 या 5 बच्चों में यह विकार पाया जाता है। ऐसी माताओं के बच्चों में जिनमें गर्भावस्था के दौरान रुबैला इन्फेक्शन के कारण मानसिक रूप से मंदित बच्चे का जन्म हुआ हो, तो इस प्रकार के विकार की संभावना अधिक होती है। अधिकांश पीड़ितों में इस विकार का प्रारंभ 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है।
परंतु माता पिता को इसका आभास कब होगा वह इस बात पर निर्भर होता है कि उन्हें इस विकार की कितनी जानकारी है तथा इस विकार की गंभीरता कितनी है। यह विकार बालिकाओं की तुलना में बालकों में 3 से 5 गुना अधिक होता है। बालिकाओं में विकार की गंभीरता अधिक होती है तथा उनके परिवारजनों में संज्ञानात्मक कमी की संभावनाएं अधिक रहती हैं। आर्थिक सामाजिक स्तर का विकार होने न होने से कोई स्पष्ट संबंध होना प्रमाणित नहीं है। सोलिन विकार एक विकासात्मक व्यवहार संबंधी लक्षण है जिसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिन्हें मनोगत्यात्मक एवं आंगिक परिकल्पनाओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। वर्तमान में हुए अनुसंधान ये इंगित करते हैं कि सोलिन विकार प्राय महत्वपूर्ण जैविक विसंगतियों के कारण होता है। यह दीर्घकालीन चलने वाला होता है और इसका रोग फलानुमान अच्छा नहीं होता है। ऐसे रोगी जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से ऊपर हो तथा जो 5 से 7 वर्ष के स्तर की बोलचाल और भाषा संचार कर लेते हैं, उनका रोग फलानुमान सर्वोत्तम होता है। लगभग 2/3 पीड़ित कालांतर में संबंधियों का संस्थाओं पर पूरी तरह से या आंशिक रूप में निर्भर हो जाता है। 1 या 2% रोगी सामान्य स्तर का जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो पाते हैं एवं लगभग 20% रोगी सामान्य स्तर के आसपास के स्तर तक पहुंच जाते हैं। सोलिन विकार से पीड़ित कुछ बच्चे लगभग 4 से 32% तक आगे चलकर अपस्मार से भी पीड़ित हो जाते हैं, जो उनके रोग फलानुमान और भी खराब करता है। सोलिन विकार से पीड़ित बच्चों में चिकित्सा का ध्येय व्यवहारात्मक लक्षणों को कम करना तथा विकासात्मक विलंबों के विकास में सहायता करता है। पीड़ितों में समझ उत्पन्न करने के ध्येय से दी जाने वाली मनोचिकित्सा अप्रभावी होती है। शैक्षिक एवं व्यवहार सुधारने वाली विधियां ही इसके उपचार में सर्वाधिक सहायक होती हैं। माता पिता का मार्गदर्शन देना भी लाभकारी है। इस विकार में हमेशा ही परस्पर सामाजिक अन्योन्य क्रिया में गुणात्मक कमी रहती है। यह गुणात्मक कमी विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित हो सकती है, जैसे पहला सामाजिक भावात्मक संकेत चिन्हों को अनुपयुक्त महत्व देना, दूसरा अन्य लोगों के भावात्मक प्रदर्शनों के प्रति प्रतिक्रियाशील नहीं होना या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यवहार में फेरबदल नहीं कर पाना। सामाजिक संकेत चिन्हों का अनुपयुक्त प्रयोग, सामाजिक भावात्मक और अभिव्यक्तिशील व्यवहार का दुर्लभ समाकलन, सामाजिक भावात्मक पारस्परिकता में कमी। इस विकार की यह भी विशेषता है कि इसमें व्यवहार, रुचियों एवं क्रियाकलापों संकुचित पुनरावृत्ति एवं रूढ़िवादी प्रकार के होते हैं, जिसके कारण दैनिक क्रियाकलापों एवं कार्य निष्पादन में अनम्यता और नियमितता की छाप प्रतीत होती है। विशेषकर पूर्व बाल्यावस्था में किसी असाधारण वस्तु से विशिष्ट लगाव हो सकता है। बच्चे किसी कार्य निष्पादन में रूढ़िबद्धता की जिद कर सकते हैं। किसी वस्तु विशेष को अक्रियात्मक सूत्रों जैसे उनकी खुशबू, स्पर्श, अनुभव आदि में विशेष रुचि ले सकते हैं। दिनचर्या या परिवेश में परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। इस उपवर्ग से पीड़ित बालकों में तीन क्षेत्रों सामाजिक अंतःक्रिया, संचार और प्रतिबंधित पुनरावृत्ति व्यवहार में निष्पादन विसंगतियाँ इसके निदान के लिए आवश्यक है। और तो ऑटिज्म की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ऑटिज्म में परस्पर सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं एवं संचार के प्रारूपों में गुणात्मक असामान्यता तथा संकुचित रूढ़ियों एवं क्रियाओं का पुनरावृत्ति संग्रह इस वर्ग की विशिष्टता है। सभी स्थितियों एवं अवस्थितियों में ये विशेषताएं व्यक्ति की कार्यप्रणाली में
कार्यप्रणाली में व्याप्त रहती हैं। यद्यपि इनकी मात्रा में अंतर हो सकता है, लगभग सभी पीड़ितों में विकास की ये असामान्यताएं सहस्रावस्था से ही मौजूद रहती हैं। कुछ कुछ अपवादों को छोड़कर यह विकार प्रथम 5 वर्षों के अंदर ही प्रदर्शित हो जाता है। यह आवश्यक नहीं, पर बहुधा ऐसा होता है कि कुछ मात्रा में सामान्य संज्ञानात्मक कमियां भी विद्यमान होती हैं, पर इस प्रकार की व्याख्या व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में ही की जाती है। मानसिक आयु के अनुसार अपेक्षित व्यवहार की तुलना में व्यवहार की विसंगतियां इस वर्ग की विशेषता है। इस बृहत् वर्ग में कौन कौन से उपवर्ग सम्मिलित हैं, इस बात पर सहमति नहीं है। जैसे बाल्यावस्था स्वलीनता की अगर चर्चा करते हैं, चाइल्डहुड ऑटिज्म, और सर्वप्रथम इस विकार की पहचान 1980 में हुई थी, और शैशवी स्वलीनता और कैनर संलक्षण नाम से भी जाना जाता है। इस विकार के लक्षणों में विरूपण, विचलन या ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, वास्तविकता बोध में विलंब या सामाजिक भाषा एवं गतिपरक व्यवहार में कमी प्रमुख लक्षण है। 12 या 15 वर्ष के प्रति 10,000 बच्चों में 4 या 5 बच्चों में यह विकार पाया जाता है। ऐसी माताओं के बच्चों में जिनमें गर्भावस्था के दौरान रुबेला इन्फेक्शन के कारण मानसिक रूप से मंदित बच्चे का जन्म हुआ हो, इस विकार के होने की संभावना अधिक होती है। अधिकांश पीड़ितों में इस विकार का प्रारंभ 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, परंतु माता पिता को इसका आभास कब होगा यह इस बात पर निर्भर होता है कि उन्हें इस विकार की कितनी जानकारी है तथा विकार की गंभीरता कितनी है। यह विकार बालिकाओं की तुलना में बालकों में 3 से 5 गुना अधिक होता है। यह विकार बालिकाओं की तुलना में बालकों में 3 से 5 गुना अधिक होता है, अर्थात बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बालिकाओं में विकार की गंभीरता अधिक होती है तथा उनके परिवारीजनों में संज्ञानात्मक कमी की संभावना अधिक होती है। आर्थिक सामाजिक स्तर का विकार के होने न होने से कोई स्पष्ट संबंध होना प्रमाणित नहीं है। सोलिन विकार एक विकासात्मक व्यवहार संबंधी संलक्षण है जिसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिन्हें मनोयोग्यात्मक एवं आंगिक परिकल्पनाओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। वर्तमान में हुए अनुसंधान इंगित करते हैं कि सोलिन विकार प्रायः महत्वपूर्ण जैविक विसंगतियों के कारण होता है। यह दीर्घकालीन चलने वाला होता है और इसका रोग फलानुमान अच्छा नहीं होता है। ऐसे रोगी जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से ऊपर हो तथा 5 से 7 वर्ष के स्तर की बोलचाल और भाषा संचार कर लेते हैं, उनका रोग फलानुमान सर्वोत्तम होता है। लगभग 2/3 पीड़ित कालांतर में संबंधियों या संस्थाओं पर पूरी तरह या आंशिक रूप से निर्भर हो जाते हैं। 1 या 2% रोगी सामान्य स्तर का जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो जाते हैं एवं लगभग 20% रोगी सामान्य स्तर के आसपास के स्तर तक पहुंच पाते हैं। स्वलीन विकार से पीड़ित कुछ बच्चे आगे चलकर अस्मार से भी पीड़ित हो जाते हैं, जो उनके रोग फलानुमान को और भी खराब करता है। सोलिन विकार से पीड़ित बच्चों में चिकित्सा का ध्येय व्यवहारात्मक लक्षणों को कम करना तथा विकासात्मक विलंबों के विकास में सहायता करता है। शैक्षिक एवं व्यवहार सुधारने वाली विधियां ही इसके उपचार में सर्वाधिक सहायता होती है। माता पिता को मार्गनिर्देशन देना भी लाभकारी होता है। इस विकार में हमेशा ही परस्पर सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं में गुणात्मक कमी रहती है। यह गुणात्मक कमी विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित हो सकती है, जैसे सामाजिक भावात्मक संकेत चिन्हों को अनुपयुक्त महत्व देना, सेकंड अन्य लोगों के भावात्मक प्रदर्शनों के प्रति प्रतिक्रियाशील नहीं होना या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यवहार में फेरबदल न कर पाना,
थर्ड, सामाजिक संकेत चिन्हों का अनुपयुक्त प्रयोग। सामाजिक और फोर्थ, सामाजिक भावात्मक और अभिव्यक्ति से व्यवहार का दुर्लभ समाकलन। सामाजिक भावात्मक पारस्परिकता में कमी। इस विकार की यह भी विशेषता है कि इसके व्यवहार, रुचियाँ एवं क्रियाकलापों संकुचित, पुनरावृत्ति एवं रूढ़िवादी प्रकार के होते हैं, जिसके कारण दैनिक क्रियाकलापों एवं कार्य निष्पादन में अनम्यता और नियमता की छाप प्रतीत होती है। विशेषकर पूर्व बाल्यावस्था में किसी असाधारण वस्तु से विशिष्ट लगाव हो सकता है। बच्चे किसी कार्य निष्पादन में रूढ़िबद्धता की जिद कर सकते हैं। किसी वस्तु विशेष की अक्रियात्मक सूत्रों जैसे उनकी खुशबू, स्पर्श, अनुभव आदि में विशेष रुचि ले सकते हैं। दिनचर्या या परिवेश में परिवर्तन का प्रतिरोध कर सकते हैं। इस उपवर्ग से पीड़ित बालकों में 3 क्षेत्रों जैसे सामाजिक अंतःक्रिया, संचार और प्रतिबंधित पुनरावृत्ति व्यवहार में निष्पादन विसंगतियाँ इसके निदान के लिए आवश्यक है। इस उपवर्ग से पीड़ित बालकों में 3 क्षेत्रों सामाजिक अंतःक्रिया, संचार और प्रतिबंधित पुनरावृत्ति व्यवहार में निष्पादन विसंगतियाँ इसके निदान के लिए आवश्यक है। उपयुक्त संघ विषयक विशेषताओं के अतिरिक्त इस विकार से पीड़ित बच्चों में पाई जाने वाली अन्य अनिर्दिष्ट समस्याओं जैसे भय, भीति, सोने एवं खाने में गड़बड़ियाँ, गुस्सा और झंझलाहट तथा तेजी हो सकती है। स्वयं पर चोट, सेल्फ इंजरी बहुधा मिलती है, खास तौर पर जब मानसिक बंधता जो ऑटिज्म के बच्चे अपने आप को ही इंजर्ड कर लेते हैं, अपने आप को ही माथा फोड़ लेंगे, है ना, मेंटल इंजरी, हैंड इंजरी कर लेंगे, लेग इंजरी कर देंगे, पैर गिर जाए, हमें चोट लग जाएगी। सेल्फ इंजरी बहुधा मिलती है और ख़ासकर ऐसे बच्चे जो मेंटल रूप से डिस्टर्ब होते हैं, जिन्हें बाल्यावस्था अभाव होता है, किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए विचार विनिमय में कठिनाई होती है। बाल्यावस्था की वे कमियां किशोरावस्था और युवावस्था में भी प्राय बनी रहती हैं। प्रथम 3 वर्ष में विकासात्मक विसंगतियों का होना इस विकार के निदान का आवश्यक निष्कर्ष है, परंतु इस संलक्षण का निदान किसी भी आयु वर्ग में हो सकता है। बाल्यकालीन स्वलीनता से पीड़ित रोगियों में बुद्धि लब्धि कुछ भी हो सकती है, पर प्राय 3/4 रोगियों में मानसिक मंदन पाया जाता है। अपरूपी स्वलीनता, एटिपिकल ऑटिज्म। अपरूपी स्वलीनता एक ऐसा व्यापक विकासात्मक विकार है जो बाल्यावस्था स्वलीनता के या तो विकार शुरू होने की आयु या उनके विसंगति क्षेत्र के तीनों निष्कर्षों को पूरा न कर सकने के कारण भिन्न होता है। अतः विकासात्मक कमी 3 वर्ष की आयु के पश्चात प्रदर्शित होती है तथा बाल्यावस्था स्वलीनता के 3 नैदानिक निकषों में से 1 या 2 में अपर्याप्त विसंगति रहती है। यद्यपि अन्य क्षेत्रों में विसंगतियां एवं विषमताएं हो सकती हैं। अपरूपी स्वलीनता प्राय उन व्यक्तियों में ही होती है जिन्हें गहन मानसिक मंदन होता है, जिसके कारण उनके कार्य निष्पादन का स्तर अत्यधिक निम्न होता है तथा वे इस प्रकार का विशिष्ट विसामान्य व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं जैसा स्वलीनता के निदान के लिए आवश्यक है। वस्तुतः अपरूपी स्वलीनता से भिन्न एक अलग उपवर्ग ही है। रेट संलक्षण, यह एक ऐसा विकार है जिसके कारण का पता नहीं, जो सिर्फ लड़कियों में ही होता है। रेट सिंड्रोम, यह एक ऐसा विकार है जिसके कारण का पता नहीं, जो सिर्फ लड़कियों में ही होता है या तथा जो अपनी विशिष्ट शुरुआत, सतत गति, लगातार गति एवं अन्य लक्षणों के का आधार पर स्वलीनता विचारों से भिन्न होती है। इस विकार की शुरुआत 7 माह और 24 माह के बीच होती है।
7 माह और 24 माह के बीच होती है। विकार प्रारंभ होने से पूर्व विकार प्रारंभ होने से पूर्व विकार विकार प्रारंभ होने से पूर्व का विकास सामान्य या लगभग सामान्य रहता है। रेट संलक्षण रेट सिंड्रोम ज़्यादातर लड़कियों में पाया जाता है तथा जो अपनी विशिष्ट शुरुआत, सतत गति एवं लक्षणों के आधार पर स्वलीनता विकारों से भिन्न होती है। इस विकार की शुरुआत 7 माह से 14 माह के बीच होती है। विकार प्रारंभ होने से पहले का विकास सामान्य या लगभग सामान्य रहता है। उपार्जित हस्त परिवीनताओं एवं भाषा का पूर्ण या आंशिक ह्रास होता है। हाथों के वर्धन में अवमंदन देखा जाता है। हाथों को मरोड़ने, ऐंठने जैसी पुनरावृत्ति क्रियाएं होती हैं तथा हाथों द्वारा उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने में कमी आती है। पहले 2 या 3 वर्षों में सामाजिक एवं खेलकूद विकास अवरोधित रहता है, पर सामाजिक रुचियां बनी रहती हैं। गंभीर मानसिक अक्षमता प्राय हो जाती है। बाल्यावस्था के प्रारंभ या मध्य से बहुधा बेहोशी के दौरे, अवसाद के दौरे पड़ने लगते हैं। इस विकार से पीड़ित बच्चे न तो ठीक से खाना ही चबा पाते हैं और न ही मलमूत्र पर नियंत्रण रख पाते हैं। पता ही नहीं चलता है मलमूत्र हो जाता है और न ही खाना चबाने का नहीं, और लगता है कि निगल जाते हैं, लगता है निगल जाते हैं, खाना खा ही नहीं पाते। तो ये स्थितियाँ होती हैं और इस विकार से पीड़ित बच्चे न तो ठीक से खाना ही चबा पाते हैं और न ही मलमूत्र पर नियंत्रण ही रख पाते हैं। जबान बाहर निकली रहती है और लार टपकते रहती है। जबान बाहर निकली रहती है और लार टपकते रहती है और एवं सामाजिक अन्योन्य क्रिया करने में असमर्थ होते हैं। इसके पश्चात बाल्यावस्था के अन्य विघटनात्मक विकार, अदर चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। रेट संलक्षण से भिन्न इन व्याप्त विकासात्मक व्यवहार विकार में रोग प्रारंभ होने की आयु लगभग 2 वर्ष के पहले विकास एकदम सामान्य रहता है तथा रोग प्रारंभ होने के कुछ माह के भीतर ही ऐसा होने लगता है। इस जो उपवर्ग से पीड़ित बालकों में मुख्यतः 3 क्षेत्र, सामाजिक अंतःक्रिया, संचार और प्रतिबंधित पुनरावृत्ति व्यवहार में निष्पादन विसंगतियां इसके निदान के लिए आवश्यक है। इस विकार से पीड़ित बच्चों में पाई जाने वाली अन्य निर्दिष्ट समस्याएं जैसे भय, भीति, सोने एवं खाने में गड़बड़ियां, गुस्सा और झंझलाहट तथा तेजी से हो सकती है। स्वयं पर चोट, सेल्फ इंजरी बहुधा मिलती है, खास तौर पर तब जब मानसिक मंदता जुड़ी हो। इस विकार से पीड़ित अधिकांश रोगियों में अपने खाली समय के प्रयोग में सहजता, पहल, सृजनात्मकता का अभाव होता है। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए विचार विनिमय में उन्हें कठिनाई होती है। किसी निर्णय पर पहुंचने में से पहले उनके विचार विनिमय में कठिनाई होती है। बाल्यावस्था की ये कमियां किशोरावस्था एवं युवावस्था में भी प्रायः बनी रहती हैं। प्रथम 3 वर्ष में विकासात्मक विसंगतियों का होना इस प्रकार के निदान का आवश्यक निष्कर्ष है, परंतु इस संलक्षण का निदान किसी भी आयु वर्ग में हो सकता है। बाल्यकालीन स्वलीनता से पीड़ित रोगियों में बुद्धि लब्धि कुछ भी हो सकती है। प्रायः 3/4 रोगियों में ये मानसिक मंदन पाया जाता है। अपरूपी स्वलीनता, एटिपिकल ऑटिज्म। अपरूपी स्वलीनता एक ऐसा व्यापक विकासात्मक विकार है जो बाल्यावस्था स्वलीनता के या तो विकार शुरू होने की आयु या उनके विसंगति क्षेत्र के तीनों निष्कर्षों को न पूरा कर सकने के कारण भिन्न होता है। अतः विकासात्मक कमी 3 वर्ष की आयु के पश्चात प्रदर्शित होती है तथा बाल्यावस्था स्वलीनता के
तीन नैदानिक निष्कर्षों सामाजिक अंतःक्रियाओं में विसंगति, संचार में विसंगति तथा प्रतिबंधित पुनरावृत्ति व्यवहार में एक या दो में अपर्याप्त विसंगति रहती है। यद्यपि अन्य क्षेत्रों में विसंगतियां एवं विषमताएं हो सकती हैं। अपरूपी स्वलीनता प्रायः उन व्यक्तियों में ही होती है जिन्हें गहन मानसिक मंदन होता है, जिसके कारण उनके कार्य निष्पादन का स्तर अत्यधिक निम्न होता है तथा वे उस प्रकार का विसामान्य व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाते जैसा स्वलीनता के निदान के लिए आवश्यक है। वास्तव में अपरूपी स्वलीनता से भिन्न एक अलग उपवर्ग ही है रीट्स लक्षण, रीट सिंड्रोम। यह एक ऐसा विकार है जिसके कारण का पता नहीं चलता। रीट संलक्षण, रीट सिंड्रोम एक ऐसा विकार है जिसके कारण का पता नहीं, जो सिर्फ लड़कियों में ही होती है तथा जो अपनी विशिष्ट शुरुआत, सतत गति एवं लक्षणों के आधार पर स्वलीन विकारों से भिन्न है। इस विकार की शुरुआत 7 माह से 24 माह के बीच होती है। विकार प्रारंभ होने से पहले पूर्व का विकास सामान्य या लगभग सामान्य रहता है। उपार्जित हस्त परिवीनताओं एवं भाषा का पूर्ण एवं आंशिक ह्रास होता है। हाथों के वर्धन में अवमंदन देखा जाता है। हाथों को मरोड़ने, ऐंठने जैसी पुनरावृत्ति क्रियाएं होती हैं तथा हाथों द्वारा उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने में कमी आती है। पहले 2 या 3 वर्षों में सामाजिक एवं खेल कूद विकास अवरोधित रहता था, पर सामाजिक रुचियां बनी रहती हैं। गंभीर मानसिक अक्षमता प्रायः हो जाती है। बाल्यावस्था के प्रारंभ या मध्य में बहुधा बेहोशी के दौरे पड़ते रहते हैं। बाल्यावस्था शुरू हो या बीच में बेहोशी आना, मिर्गी आना, ऐसा अपस्मार पड़ने लगते हैं। इस विकार से पीड़ित बच्चे न तो ठीक से खाना ही चबा पाते हैं और न ही मलमूत्र पर नियंत्रण ही रख पाते हैं। जबान बाहरी निकली रहती है, लार टपकती रहती है एवं सामाजिक अन्योन्याय क्रिया करने में असमर्थ होते हैं। बाल्यावस्था के अन्य विघटनात्मक विकार, अदर चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। रेट संलक्षण से भिन्न इन व्याप्त विकासात्मक विकार में रोग प्रारंभ होने की आयु लगभग 2 वर्ष से पहले विकास एकदम सामान्य रहता है तथा रोग प्रारंभ होने के कुछ माह के भीतर ही पहले से ज़्यादा उपार्जित परिवीनताओं में निश्चित ह्रास होता है, जिसके कारण निश्चित कमी होती है, जिसके कारण सामाजिक, संचारात्मक एवं व्यवहारात्मक कार्य निष्पादनों में विसंगतियां साफ प्रतिलक्षित होने लगती हैं। ये प्रायः रोग प्रारंभ होने से पहले ही बालक में प्रारंभिक लक्षण जैसे गुस्सा, चिंता एवं सक्रियता प्रदर्शित होते हैं। इसके पश्चात बालक में कमजोरी, इम्पोवेरिशमेंट एवं तत्पश्चात भाषा और वाणी में हानि एवं व्यवहारात्मक विघटन होता है। कुछ पीड़ितों में उपार्जित प्रवीणताओं में सतत हानि कुछ माहों तक होती है। इस सतत हानि के पश्चात एक ठहराव का समय आ जाता है, जिसके बाद थोड़ा भी बहुत सुधार होना भी असंभव है। इसका रोग फलानुमान प्रायः खराब होता है और अधिकांश पीड़ित अंततोगत्वा गंभीर मानसिक मंदन के रोगी हो जाते हैं। इसका निदान व्यवहारात्मक विशेषताओं पर ही किया जाता है। इसमें लगभग 2 वर्ष की आयु तक सामान्य विकास होने के पश्चात पूर्व में उपार्जित प्रवीणताओं में होने वाले निश्चित ह्रास के साथ साथ सामाजिक कार्य निष्पादन में आने वाली गुणात्मक विसंगतियां इस उपवर्ग के निदान का आधार है। व्यवहार के प्रायः सभी आयामों, सामाजिक प्रवीणता, व्यवहार के प्रायः सभी आयामों,
जैसे सामाजिक प्रवीणता, खेल-कूद का स्तर आदि में पतन इस विकार का में प्रायः मिलता है। इसमें लगभग 2 वर्ष की आयु तक सामान्य विकार होने के पश्चात पूर्व में उपार्जित प्रवीणताओं में होने वाले निश्चित ह्रास के साथ साथ सामाजिक कार्य निष्पादन में होने वाली गुणात्मक विसंगतियां इस उपवर्ग के निदान का आधार है। व्यवहार के प्रायः सभी आयामों, सामाजिक प्रवीणता, खेल-कूद का स्तर आदि में पतन इस विकार में प्रायः मिलता है। स्वलीन बालक की भांति इस विकार से पीड़ित बालकों में भी सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं एवं संचार प्रभावित होता है, जिसके से परिवेश एवं वातावरण में से उनकी अरुचि और विरक्ति हो जाती है। यह विकार युवावस्था में मनोभ्रंशता डोमिनेशिया की भांति प्रतीत होता है, परंतु इसकी 3 भिन्नताएं होती हैं। पहला, इस विकार में आंगिक कारण नहीं होता। दूसरा, प्रवीणताओं में ह्रास होने के पश्चात उसमें सुधार हो सकने की संभावना रहती है। तीसरा, सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं एवं संचार में गिरावट, बौद्धिक गिरावट, इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन के कारण न होकर गुणात्मक विकलन विकारों में होता है के कारण होती है। तो बाल्यावस्था के जो अन्य विघटनात्मक विकार हैं, बाल्यावस्था के अन्य विघटनात्मक विकार अदर चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर रेट संलक्षण से भिन्न इन व्याप्त विकासात्मक विकार में रोग प्रारंभ होने की आयु लगभग 2 वर्ष से पूर्व विकास एकदम सामान्य रहता है तथा रोग प्रारंभ होने के कुछ माह के भीतर ही पूर्व में उपार्जित प्रवीणताओं में निश्चित ह्रास होता है, जिसके कारण सामाजिक संचारात्मक एवं व्यवहारात्मक कार्य निष्पादनों में विसंगतियां प्रतिलक्षित होने लगती हैं। प्रायः रोग प्रारंभ होने से पूर्व ही बालक में प्रारंभिक लक्षण जैसे गुस्सा, चिंता एवं सक्रियता प्रदर्शित होने लगती है। इसके पश्चात बालक में कमजोरी एवं तत्पश्चात भाषा और वाणी में हानि एवं व्यवहारात्मक विघटन होता है। कुछ पीड़ितों में उपार्जित प्रवीणताओं में सतत हानि कुछ माहों तक होती है। इस सतत हानि के पश्चात एक ठहराव का समय आता है, जिसके बाद थोड़ा बहुत सुधार भी होना संभव है। इसका रोग फलानुमान प्रायः खराब होता है और अधिकांश पीड़ित अंततः गंभीर मानसिक मंदन के रोगी हो जाते हैं। इसका निदान व्यवहारात्मक विशिष्टताओं पर ही किया जाता है। इसमें लगभग 2 वर्ष की आयु तक सामान्य विकास होने के पश्चात पूर्व में उपार्जित प्रवीणताओं में होने वाले निश्चित ह्रास के साथ साथ सामाजिक कार्य निष्पादन में आने वाली गुणात्मक विसंगतियां इस उपवर्ग के निदान का आधार है। व्यवहार के प्राय सभी आयामों, सामाजिक प्रवीणता, खेल-कूद का स्तर आदि में पतन इस विकार में प्रायः मिलता है। स्वलीन बालक की भांति इस विकार के पीड़ित बालकों में भी सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं एवं सामाजिक अन्योन्य संचार प्रभावित होता है, जिससे परिवेश एवं वातावरण से उनकी रुचि और विरक्ति हो जाती है। यह विकार युवावस्था में मनोभ्रंशता डोमिनेशिया की भांति प्रतीत होता है, परंतु इसमें 3 भिन्नताएं होती हैं। पहला, इस विकार में आंगिक कारण नहीं होता। दूसरा, प्रवीणताओं में ह्रास होने के पश्चात उसमें सुधार हो सकने की संभावना रहती है। तीसरा, सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं
एवं संचार में गिरावट, बौद्धिक गिरावट, इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन के कारण न होकर गुणात्मक विचलन जैसा स्वलीन विकारों में होता है के कारण होती है। अब इसके आगे चर्चा करते हैं मानसिक मंदन और रूढ़िबद्ध संचलन से संबंध अति सक्रियता विकार। Overactive disorder associated with mental retardation and schizoid movements। यह विकार सुस्पष्ट ढंग से व्याख्यात नहीं है, पर इस ऊपर को इसलिए सम्मिलित किया गया है कि कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से कम हो तथा वे अति क्रियाशीलता और ध्यान की सार्थक समस्या खड़ी करने के साथ साथ रूढ़िवादी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे बच्चों को वर्गीकृत करने के लिए कोई स्पष्ट नैदानिक उपवर्ग उपलब्ध नहीं है। अतः वर्गीकरण में इस नैदानिक उपवर्ग को सम्मिलित किया गया है। इन बालकों को औषधियों से, दवाओं से कोई लाभ नहीं मिलता, किसी भी प्रकार का इन बालकों पर दवाओं का कोई लाभ नहीं मिलता है। यह अति क्रियाशीलता किशोरावस्था में ही क्रियाशीलता में कमी में बदल जाती है। सामान्य बुद्धि वाले अन्य अति क्रियाशील बच्चों में ऐसा नहीं होता है। इस विकार से पीड़ित बच्चों के सामान्य विकास या विशिष्ट विकास में भी प्रायः गड़बड़ी पाई जाती है। मानसिक मंदन और रूढ़िबद्ध संचलन से संबंध अति सक्रियता विकार। ओवर एक्टिव डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ मेंटल रिटार्डेशन एंड स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट। यह विकार सुस्पष्ट ढंग से व्याख्यात नहीं है, पर इस उपवर्ग को इससे सम्मिलित किया गया है कि कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 50 से कम हो तथा वे अति क्रियाशीलता और ध्यान की सार्थक समस्या खड़ी करने के साथ साथ रूढ़िवादी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे बच्चों को वर्गीकृत करने के लिए कोई स्पष्ट नैदानिक उपवर्ग उपलब्ध नहीं है। अतः वर्गीकरण में इस नैदानिक उपवर्ग को सम्मिलित किया गया है। इन बालकों को औषधियों से लाभ नहीं मिलता है। यह अति क्रियाशीलता किशोरावस्था में क्रियाशीलता में कमी में बदल जाती है। सामान्य बुद्धि वाले अन्य अति क्रियाशील बच्चों में ऐसा नहीं होता है। इस विकार से पीड़ित बच्चों के सामान्य विकास या विशिष्ट विकास में भी प्रायः गड़बड़ी पाई जाती है। इस विकार के निश्चित निदान के लिए आवश्यक है कि इसमें 3 निष्कर्ष मौजूद हों। पहला विकासात्मक रूप से अनुप्रयुक्त तीव्र अतिक्रियाशीलता, दूसरा गतिपरक रूढ़िबद्धता, तीसरा गंभीर मानसिक मंदन। एस्पर्गर सिंड्रोम। इस विकार की विशेषता सोलिन विकार के समान है। इसमें भी पारस्परिक सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं में गुणात्मक विसंगतियां तथा प्रतिबंधित रूढ़िबद्ध आवृत्ति, रुचियों एवं क्रियाओं का दायरा होता है। पर सोलिन विकार से मुख्यतः इस कारण भिन्न होता है कि इसमें भाषा का संज्ञानात्मक विकास में कोई विलंब या मंदन नहीं होता है। अधिकांश लोग सामान्य बुद्धि के होते हैं, पर प्रायः देखा जाता है कि वे भद्दा या बेढंगा व्यवहार कर देते हैं। अधिकांश लोग सामान्य बुद्धि के होते हैं, पर प्रायः यह देखा जाता है कि वे भद्दा या बेढंगा व्यवहार कर देते हैं। यह विकार लड़कियों की तुलना में लड़कों से अधिक होता है। लड़कियों में अगर 1 होगा तो लड़कियों में 8 होगा।
लड़कियों की तुलना में लड़कों से अधिक होता है। 1 और 8 का अनुपात होता है। इस विकार से पीड़ित कुछ बच्चों में सौम्य प्रकार का स्वलीनता विकार हो सकता है। इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि यह विकार किशोरावस्था एवं युवावस्था तक बना रहे। इस विकार से पीड़ित व्यक्तियों पर वातावरण का अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ता है। युवावस्था के प्रारंभ में ही मनोविक्षिप्तता के आक्षेप साइकेट्रिक एपिसोड पड़ सकते हैं। इस विकार के निदान में भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास में सार्थक विलंब का नहीं होना तथा स्वलीनता की भांति पारस्परिक सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं में गुणात्मक विसंगतियाँ तथा प्रतिबंधित रूढ़िबद्ध आवृत्ति रुचियों एवं क्रियाओं का सीमित दायरा होना आवश्यक है। स्वलीन विकार की भांति इसमें संचार संबंधी समस्याएं जुड़ी हों या न जुड़ी हों, पर यदि सार्थक भाषा मंदन है तो इस विकार का निदान नहीं होगा। तो हम लोग चर्चा किए स्वलीनता की। अगला जो विकार है वो है ध्यानधारित सक्रियता या अति गतिज विकार। अगला विकार है जो विशिष्ट बालक के लक्षणों में है, वह ध्यानधारित सक्रियता या अति गतिज विकार, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चों तथा किशोरों की विकृतियों के समूह की इस विशेषता की बच्चों तथा किशोरों की विकृतियों के इस समूह की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका प्रारंभ काफ़ी पहले होता है। ये ध्यानधारित सक्रियता या अति गतिज विकार जो विषय है, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसका विकास बच्चों में काफ़ी पहले होता है, काफ़ी प्रारंभिक होता है। इसमें अति सक्रियता की वजह से होता है। बच्चों तथा किशोरों की विकृतियों में इस समूह की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका प्रारंभ काफ़ी पहले होता है। इसमें अति सक्रियता के साथ साथ व्यवहार की कमजोर अनुकूलन, अनवधान तथा कार्य में संलग्नता के प्रति कम अध्यवसाय के लक्षण तथा स्थितियों के ऊपर व्यापकता, परवेसिवनेस एवं समय के साथ व्यवहार के इन लक्षणों में दृढ़ता परिलक्षित होने लगती है। इन विकारों के संबंध में यह विचार व्यापक है कि इनकी उत्पत्ति में शरीर की असामान्य बनावट का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु अभी तक इन विकारों के विशिष्ट कारकों की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। हाल के कुछ वर्षों में इन संलक्षणों, इन सिंड्रोम्स को ध्यानाभाव विकृति के नैदानिक नाम से भी प्रोत्साहित किया गया। इस नैदानिक नाम का प्रयोग यहाँ पर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इनमें मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के ज्ञान का समावेशन होता है, जिसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है, तथा यह चिंताग्रस्त, विचारमग्न या स्वप्निल भावशून्य जो बच्चे हैं का सम्मिलित करने का सुझाव देती है। संभवतः इनकी समस्याएं भिन्न होती हैं। इस प्रकार व्यवहार के विचारधारा से यह स्पष्ट है कि अनवधान की समस्याएं ही अतिगति संलक्षणों हाइपरकाइनेटिक सिंड्रोम की प्रमुख विशेषता होती है। अतिगतिज विकारों का प्रारंभ प्रायः जीवन के प्रथम 5 वर्ष की आयु के विकास के दौरान ही हो जाता है। जो ध्यानधारित सक्रियता या अति गतिज विकार विषय, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का प्रारंभ जीवन के प्रथम 5 वर्ष की आयु के विकास के दौरान ही हो जाता है। उन कार्यों के करने में लगन का अभाव होता है जिनमें की बुद्धि की आवश्यकता ही होती है, तथा एक कार्य को पूरा किए बिना ही दूसरा कार्य प्रारंभ कर देने की प्रवृत्ति हो जाती है।
इनके कार्यों में अव्यवस्था, नियंत्रण की कमी तथा अत्यधिक क्रियाशीलता होती है। ये समस्याएं सामान्यतः स्कूल के वर्षों के दौरान बनी रहती हैं, यहाँ तक कि वयस्क जीवन के दौरान भी। इस विकार से पीड़ित काफ़ी व्यक्तियों की क्रियाओं तथा ध्यान में धीरे धीरे सुधार भी देखने को मिलता है। इन विकारों के साथ बहुत सी अन्य असामान्यताएं जुड़ी हो सकती हैं। अति गतिज बच्चे अक्सर लापरवाह तथा आवेगी, दुर्घटना प्रवृत्त तथा अपेक्षाकृत जानबूझकर विद्रोही एवं नियम तोड़ने के कारण अनुशासनिक परेशानियों में फंस जाते हैं। अक्सर वयस्कों के साथ इनके संबंधों में सामाजिक निरोधन में कमी पाई जाती है। ये अन्य बच्चों के बीच अलोकप्रिय होते हैं और एकाकी हो जाते हैं। संज्ञानात्मक हानि सामान्य होती है, विशेषकर गति एवं भाषा विकास में बहुधा असंगत रूप से विलंब पाया जाता है। असामाजिक व्यवहार तथा आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम में कमी इस रोग की गौण जटिलताएं हैं। इसी कारण से अति गतिज तथा अन्य विघटनकारी व्यवहार के प्रारूप जैसे असामाजिक व्यवहार विकार में काफ़ी समानता मिलती है। तथापि मुख्य समस्या के रूप में अति गतिज को एक समूह में अलग करने के सामयिक प्रमाण मिलते हैं। अति गतिज विकृतियाँ प्राय लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाई जाती है। इसके साथ पढ़ने की समस्या, शैक्षिक समस्या, कठिनाइयाँ जुड़ी होती हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चों में इस विकृति की व्यापकता दर 4% से 20% तक, 4% से 20% तक पाई गई है। यद्यपि इस रोग का प्रारंभ 3 वर्ष की अवस्था से शुरू हो जाता है, परंतु इसका निदान तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि बच्चा प्रारंभिक स्कूल में न हो तथा विधिवत सीखने की स्थितियों में संरचनात्मक व्यवहार प्रारूपों जिससे कि ध्यान एवं एकाग्रता शामिल है की आवश्यकता नहीं हो। निदान के लिए मूलभूत लक्षण दुर्बल ध्यान तथा अति सक्रियता होती है। दोनों ही लक्षण निदान के लिए अति आवश्यक है तथा ये एक से अधिक स्थितियों में व्यक्त होनी चाहिए, जैसे घर, कक्षा, चिकित्सालय इत्यादि। निदान के लिए मूलभूत लक्षण ध्यान तथा अति सक्रियता है। दोनों ही लक्षण निदान के लिए अति आवश्यक है तथा ये एक ही से अधिक स्थितियों में व्यक्त होने चाहिए, जैसे घर, कक्षा, चिकित्सालय इत्यादि। दुर्बल ध्यान असमय ही कार्य बदल देने तथा कार्यों को समाप्त होने से पहले ही छोड़ देने से अभिव्यक्त होती है। ये बच्चे बार बार एक कार्य छोड़कर दूसरा कार्य करने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रुचि दूसरे कार्य की ओर आकर्षित हो जाने के कारण पहले कार्य से समाप्त हो गई है। यद्यपि प्रयोगशाला में किए गए अध्ययनों में अत्यंत संवेदनात्मक अथवा बोधात्मक उद्विग्नता नहीं मिलती। अस्थायित्व तथा ध्यान की इन कमियों का निदान तभी करना चाहिए जबकि ये बच्चे की आयु तथा बुद्धि से अधिक हो। निदान के लिए मूलभूत लक्षण दुर्बल ध्यान तथा अति सक्रियता है। दोनों ही लक्षण निदान के लिए अति आवश्यक है तथा ये एक से अधिक स्थितियों में व्यक्त होने चाहिए, जैसे घर, कक्षा, चिकित्सालय इत्यादि। दुर्बल ध्यान असमय ही कार्य बदल देने तथा कार्यों को समाप्त होने से पहले ही छोड़ देने से होता है। ये बच्चे बार बार एक कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करने लगते हैं। एक काम पूरा नहीं हुआ कि दूसरा काम शुरू हो जाता है, तो इस तरह ध्यान उनका बढ़ जाता है। न पहला ही काम
अच्छे ढंग से हो पाता है, न दूसरा काम जो शुरू किए हो तो अनिश्चित ही रहता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रुचि दूसरे कार्य की ओर आकर्षित हो जाने के कारण पहले कार्य में समाप्त हो गई है। यद्यपि प्रयोगशाला में किए गए अध्ययनों में सामान्यतः संवेगात्मक अथवा बोधात्मक उद्विग्नता नहीं मिलती। अस्थायित्व तथा ध्यान की इन कमियों का निदान तभी करना चाहिए जबकि ये बच्चे की आयु तथा बुद्धि से अधिक हो। जिन स्थितियों अथवा स्थानों पर अपेक्षाकृत शांत रहने की आवश्यकता होती है, जिन स्थितियों अथवा स्थानों पर अपेक्षाकृत शांत रहने की आवश्यकता होती है, अगर यहाँ अत्यधिक अधीरता रेस्टलेसनेस हो, अर्थात इसका तात्पर्य अति सक्रियता से होता है। फिर से इसको समझ लीजिए ध्यान। जिन स्थितियों अथवा स्थानों पर अपेक्षाकृत शांत रहने की आवश्यकता होती है, अगर वहाँ अत्यधिक अधीरता रेस्टलेसनेस हो तो इसका तात्पर्य अति सक्रियता से होता है। परिस्थितियों के अनुरूप इसमें दौड़ना और कूदना अथवा जब बैठे रहने की आशा की जाती है तब ध्यान से खड़ा हो जाएं अथवा अत्यधिक बातूनीपन अथवा चुलबुलाहट और कुलबुलाहट को सम्मिलित करते हैं। अत्यधिक तीव्र क्रियाओं के निर्णय का मापदंड परिस्थितियों के संदर्भ में क्या अपेक्षित है तथा उसी आयु वाले अन्य बच्चों एवं उनके बौद्धिक स्तर की तुलना के अनुसार होना चाहिए। ये व्यवहारात्मक लक्षण अधिकतर संरक्षित एवं संगठित स्थितियों में ही स्पष्ट होते हैं, जिसमें कि उच्च स्तर की व्यवहारात्मक स्वनियंत्रण की आवश्यकता होती है। इस विकार के बच्चों के सामाजिक संबंधों में निरोधन का न होना, खतरों वाली स्थितियों के प्रति लापरवाह होना तथा सामाजिक नियमों की आवेगात्मक अवहेलना जैसे अन्य के कार्यों में व्यवधान, प्रश्न शुरू होने से पहले ही उत्तर देना तथा प्रतीक्षा में कठिनाई अनुभव करना प्रमुख विशेषताएं हैं। व्यवहार की विशिष्ट समस्याओं का प्रारंभ काफ़ी पहले 6 वर्ष की आयु से पहले तथा लंबी अवधि का होना चाहिए। इस विकार के बच्चों के सामाजिक संबंधों में निरोधन का न होना, खतरों वाली स्थितियों के प्रति लापरवाह होना तथा सामाजिक नियमों की आवेगात्मक अवहेलना जैसे अन्य के कार्यों में व्यवधान, प्रश्न पूरा होने से पहले ही उत्तर दे देना तथा प्रतीक्षा में कठिनाई अनुभव करना प्रमुख विशेषताएं हैं। व्यवहार की विशिष्ट समस्याओं का प्रारंभ काफ़ी पहले 6 वर्ष की आयु से पहले तथा लंबी अवधि का होना चाहिए। सामान्यतः पाई जाने वाली विस्तृत विभिन्नताओं के कारण स्कूल में प्रवेश से पहले अति सक्रियता की पहचान करने में कठिनाई होती है। स्कूल में प्रवेश से पहले बच्चों में इसका निदान चरम स्थितियों में ही करना चाहिए। अति गतिज विकार का निदान वयस्कों में भी किया जा सकता है। निदान का आधार एक सा ही होता है। केवल क्रियाओं एवं ध्यान का निर्णय विकास के उपयुक्त मानकों के संदर्भ में करना चाहिए। बाल्यावस्था में अति गतिजता की थी परंतु समाप्त हो गई और दूसरे रूप में प्रकट हो गई, जैसे असामाजिक व्यक्तित्व विकार अथवा नशा करना इत्यादि को ही महत्व देना चाहिए, न कि पहले लक्षणों को। एक समस्या तब उत्पन्न होती है जबकि एक भिन्न प्रकार की अति सक्रियता एवं अनवधान, जो कि अति गतिज विकार की विशेषता है, चिंता एवं अवसाद विकार के लक्षणों के रूप में उभरते हैं। इस विकार अधीरता, जो कि उत्तेजित अवसाद विकार का एक विशेष अंश है, भाग है के कारण अति गतिज विकार का निदान नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अधीरता, जो कि अक्सर तीव्र चिंता का एक लक्षण होता है,
के कारण अतिगतिज विकार का निदान नहीं करना चाहिए। और चिंता विकार के एक भी मापदंड मिलते हैं और चिंता के साथ संबद्ध अधीरता से अलग अतिगतिज विकार के अतिरिक्त साक्ष्य नहीं मिल रहे हों तो उनको अतिगतिज की अपेक्षा अधिक वरीयता होनी चाहिए। आज हम लोगों ने विशिष्ट बालक के लक्षणों की चर्चा की। उसमें पहले डिस्लेक्सिया और ध्यानधारित सक्रियता या अतिगतिज विकार की चर्चा की। इसके आगे अगले कक्षा में। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस।